हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दोस्तों हम पूरी नहीं स्टडी करने वाले, इसका एक छोटा सा पार्ट स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल होती है जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल जो या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो वो सेल जो इस तरह का कन्वर्जन करेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला जो सेल है उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरा जो सेल होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज के लेक्चर में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे इसे, जब हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे या फिर इसे जब हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल में देखेंगे, तब इस दो जगह पे दो टॉपिक्स है ऐसे जिनमें हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ना पड़ता है। अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। दोनों सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दोनों सेल में बेसिक डिफरेंस ये है कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस तरह से होता है? तो बेसिकली सेल में तीन चीजें होती है। एक हमारे पास कंटेनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड्स होते हैं और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ क्या होगा गैल्वेनिक सेल में कि हम लोग एक सेल पढ़ेंगे, उस सेल में कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये केमिकल रिएक्शन जनरली कैसे हम लोग देखेंगे, तो जो केमिकल रिएक्शंस होगी ये रेडॉक्स रिएक्शंस होगी, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिकल करंट सेल में पास करेंगे और केमिकल चेंजेस हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल को। अभी जो गैल्वेनिक सेल है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है डेनियल सेल, या हम वोल्टेइक सेल भी इन सेल्स को, जो गैल्वेनिक सेल है उन्हीं को हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। हम लोग डेनियल सेल को आज स्टडी करेंगे। तो अगर आपको कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाए, गैल्वेनिक सेल कहा जाए, वोल्टेइक सेल कहा जाए या डेनियल सेल कहा जाए, हम एक ही सेल को मेंशन उसमें कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं डेनियल सेल। क्या होता है डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो देखिए, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जो रहेगा उसका पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन इस सेल में जो कि आपकी क्या क्या हो सकती है, गैल्वेनिक सेल हो सकती है, वोल्टेइक सेल हो सकती है या डेनियल सेल हो सकती है, या फिर एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सकती है। इन चारों सेल में से कोई भी सेल आए, आप इस सेल को उसमें कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेनियल सेल एक तरह की वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल ही एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हम लोग अभी डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो इसमें होता क्या है, इसमें दो कंटेनर होते हैं। ऐसे दो कंटेनर होंगे। पहले इस कंटेनर में मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूं। जिंक सल्फेट में बेसिकली जिंक आयन होते हैं, जिंक +2 आयन। क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको AQ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसमें एक जिंक की मैं लगा देता हूं रॉड। ऐसे ही हमारे पास एक और सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, कॉपर +2 आयंस। और क्योंकि ये कॉपर का सॉल्यूशन है इसलिए मैं इसे एक्वस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें मैं एक इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, एक रॉड लगा दूंगा। और ये रॉड किसकी होगी, ये रॉड होगी कॉपर की। तो इसे मैं कॉपर सॉलिड लिख देता हूं क्योंकि ये रॉड है। ऐसे ही यहाँ जो जिंक की रॉड मैंने लगाई है इसे मैं जिंक सॉलिड लिख देता हूं क्योंकि ये जिंक की
रॉड है। तो क्या होने वाला है गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में, इसमें एक जिंक का इलेक्ट्रोड होगा जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होगा, और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा जो कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होगा। दोनों जो इलेक्ट्रोड है इनको मैं एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कनेक्ट कर देता हूं। आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर की जगह वोल्टमीटर ले सकते हैं, अमीटर ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह एक बल्ब भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ अभी फिलहाल एक गैल्वेनोमीटर ले रहा हूँ। क्यों हम ये सारी चीजें, क्योंकि इस गैल्वेनिक सेल में बेसिकली क्या होने वाला है, केमिकल चेंजेस होंगे और उससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा। तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वोल्टमीटर लगा रखा है, तो इनमें डिफ्लेक्शन होगा, मुझे पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ बल्ब लगा दूं तो अगर बल्ब जलने लगेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया है। क्या ये सेल पूरी हो गई होगी? अभी नहीं हुई होगी, क्योंकि इसका इतना पार्ट ही कनेक्ट है, ये दोनों सॉल्यूशन वाले पार्ट कनेक्ट नहीं है। तो इन दोनों सॉल्यूशन वाले पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक उल्टे यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप की एक ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं। और इस ग्लास ट्यूब में क्या लेते हैं, इस ग्लास ट्यूब में हम लेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl या KNO3, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, KCl या KNO3। इस इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट लेना जरूरी है ताकि ये इन रिएक्शंस को, जो इन दोनों हाफ सेल में होने वाली है, उनको अफेक्ट ना करे। खुद केमिकल, ये जो केमिकल है, इन केमिकल रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट ना करे। तो इसलिए हम सेम मोबिलिटी अगर इन दोनों आयंस की है, जितनी स्पीड से जितनी मोबिलिटी के पॉजिटिव आयन की है उतनी ही मोबिलिटी क्लोरीन माइनस की भी है। तो यहाँ जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उनके आयंस की मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए और वो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, आप जरूर याद रखें। तो यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और इस इलेक्ट्रोलाइट को जिलेटिनस बनाने के लिए हम इसमें या तो अगर अगर का पेस्ट मिलाते हैं। अगर अगर जो बायोलॉजी में ये टर्म, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जरूर आपने सुनी होगी। अगर अगर का सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर जिलेटिन का सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इस इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब में हमने KCl ले लिया और उसके साथ ले लिया अगर अगर। इन दोनों का एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लिया है। अब ये सेमी सॉलिड पेस्ट इन सॉल्यूशंस में ना मिल जाए, यहाँ इसमें एंटर ना कर जाए, इसलिए हम लोग यहाँ की जगह कॉटन वूल लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो लगाया है इसे मैं बोल देता हूं कॉटन वूल। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने अभी पढ़ा इसके कंस्ट्रक्शन में। तो जो गैल्वेनिक सेल है या डेनियल सेल है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें एक जिंक की रॉड है जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई है, कॉपर की रॉड है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई है। ये दोनों जो रॉड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, जिसमें KCl के साथ अगर अगर का पेस्ट भरा हुआ है। और इसमें नीचे हम लगा देते हैं कॉटन वूल, या इसी को हम ग्लास वूल भी बोलते हैं, ताकि ये पेस्ट इस सॉल्यूशन में मर्ज ना हो जाए। ये मैं पेस्ट बना देता हूं। अच्छा, ये जो एक अरेंजमेंट है, ये जो इन्वर्टेड यू शेप का जो अरेंजमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके भी फंक्शंस अलग से पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या काम है, तो उसको हम अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल हमें इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया है। दूसरी जो चीज है गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में कंस्ट्रक्शन के बाद, वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होने लगी। और देखो, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं। एक रिएक्शन होती है जो एनोड पे, और एक रिएक्शन जो होती है वो कैथोड पे। अब एनोड की रिएक्शन क्या होती है, कैथोड की रिएक्शन क्या होती है, आपको सभी को याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं फिर बता देता हूं।
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और एनोड कौन होगा? तो गैल्वेनिक सेल के केस में आप एक वर्ड याद रखें, LOAN, लोन। लोन जो वर्ड है इसका मतलब कि अगर कोई गैल्वेनिक सेल बनी हुई है तो हम उसे जनरली कैसे बनाते हैं कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उस पर होगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड और उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं एनोड कौन होगा। अगर मैं लोन को देखूं तो एनोड होता है लेफ्ट वाला, ये रहा। मैं अगर इस पे इस तरह से हाथ रखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होगा एनोड, मतलब जिंक है एनोड। एनोड पे क्या प्रोसेस होती है? तो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस होती है। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होने वाली है? एनोड पर जिंक है, जिंक की रॉड है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाल देगी तो इसके ऊपर आ जाएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज, Zn के ऊपर आ जाएगा Zn+2। यहां आप ध्यान से देखें तो जिंक सॉलिड है और जिंक आयन क्या है? मैंने आपको बताया था जिंक आयन मतलब एक्वस फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ है एनोड पर? बेसिकली एनोड पे इस प्रोसेस को क्या कह रहा हूं मैं? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। क्यों कह रहा हूं ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या क्या हुआ यहाँ? ये है एनोड, इस एनोड पे है जिंक की रॉड। ये जिंक की रॉड क्या कर रही है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और कन्वर्ट हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब ये जो सॉलिड है धीरे धीरे ये सॉलिड कन्वर्ट होता जा रहा है इस सॉल्यूशन में। तो ये जो रॉड है धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लग जाएगी? मतलब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लग जाएगी। उसके बाद अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूं तो कैथोड पे क्या होता है? देखो हुआ क्या है, यहाँ जिंक था, जिंक सॉलिड, ये टूटा है 2 चीजों में, जिंक के आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब इस रॉड से जब जिंक का आयन मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जिंक का जो आयन है वो तो इस सॉल्यूशन में चला गया इसके साथ, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू कहां चले जाएंगे? यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां इस सॉल्यूशन में जो कॉपर+2 है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और कॉपर के आयन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज इससे अट्रैक्ट होके क्या होगा? कॉपर+2 आयन जो है, जो एक्वस फॉर्म में है यहाँ, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन से, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा और ये कंबाइन होंगे और बनाएंगे कॉपर+2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉपर। और कॉपर क्या है? हम जानते हैं कॉपर है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं, इसलिए ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस क्लियर होगी। यहाँ हो क्या रहा है? बेसिकली यहाँ कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में बदल रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पर ये रॉड, यहाँ की जगह कॉपर और इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लग गया है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस ओवरऑल प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया है। ओवरऑल प्रोसेस में हो क्या रहा है कि यहाँ ये जो जिंक की रॉड है धीरे धीरे डिसॉल्व होती जा रही है और यहाँ कॉपर इस रॉड के ऊपर क्या होता जा रहा है? डिपॉजिट होता जा रहा है। इस रिएक्शन को अगर मैं क्या करूं, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करें और ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? चलिए देखते हैं आगे इसको किस तरह से हम इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं। इन रिएक्शंस को यही अगर मैं इसी जगह का लिख देता हूं इसे, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? देखिए इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करता हूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? जिंक सॉलिड और इसके पास क्या बचेगा? प्लस में कॉपर+2 आयन, ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। एरो के उधर क्या है? जिंक है, जिंक+2 एक्वस फॉर्म में, और यहां नीचे क्या है? कॉपर का सॉलिड। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन डेनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल की। ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके आगे क्या देखें हम लोग दोस्तों? इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप चाहें तो गैल्वेनिक सेल को या
डेनियल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में इस तरह की 2 लाइंस बना देते हैं। ये जो लाइंस है ये शो करती है सॉल्ट ब्रिज को। ये है सॉल्ट ब्रिज। इसके एक साइड हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, एक साइड हम कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। अब एनोड की रिएक्शन में क्या है, हमको पता ही है एनोड की रिएक्शन Zn से Zn+2 जाने की रिएक्शन, तो हम यहां लिख सकते हैं Zn/Zn2+। अगर ये क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, अगर इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन है तो हम इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ पे उसे डिनोट कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखें इस साइड, तो कैथोड की क्या रिएक्शन है, Copper+2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो हम इसे लिखते हैं Copper2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। आप चाहे तो इसे प्लस माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, एनोड कैथोड भी आप बोल सकते हैं इसे, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका इस तरह से होता है। अगर कोई गैल्वेनिक सेल आपको दी गई है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम बीच में एक सॉल्ट ब्रिज बनाकर देते हैं। यहाँ हम एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं, या हम कहें कि यहाँ हम ऑक्सीडेशन को शो कर देते हैं। तो ये तो हो गई बात गैल्वेनिक सेल की कि गैल्वेनिक सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। उसमें मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया डेनियल सेल का, उनकी रिएक्शन को भी हमने कंसीडर कर लिया, क्या रिएक्शंस थी। अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज की। तो बात कर रहे हैं हम सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज की जो फंक्शंस है हम पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि अगर हम वो इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास ट्यूब दोनों कंटेनर में नहीं लगाते तो उनके सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा अधूरा रह जाता। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है सॉल्ट ब्रिज का कि इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी सेल से पास नहीं हो पाता। दूसरी चीज, इसमें जो K पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, उनका काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। मतलब कि अगर सेल के किसी एक पार्ट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, किसी एक पार्ट में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, तो K पॉजिटिव जाके और Cl नेगेटिव जाके उनके चार्जेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज का ही एक फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तीसरा एक और है, इसका जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करना या ऑलमोस्ट हटा देना, रिमूव करना। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो हम क्या करते, एक ही कंटेनर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाकर इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते और यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जिंक की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कॉपर की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो इस जंक्शन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके कारण, इस पॉजिटिव नेगेटिव के सेपरेशन के कारण इस जंक्शन पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारी जो ओवरऑल सेल का उसमें नुकसान होता है ना, सेल हमारी प्रॉपर थोड़ा एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। तो इसे हटाने के लिए, ताकि हमें ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना जनरेट हो, इसी कारण हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट
होता। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, सारी चीजें देख ली है। डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, उस पर एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, और सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्लियर है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, किसी एक पार्ट में कोई एक चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होने देता। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है या रिमूव करता है, मतलब कि अगर सॉल्ट ब्रिज है तो हम इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने दे रहे हैं। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो जरूर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता, जो सेल की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज इस वीडियो लेक्चर्स को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें।